शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना। फिर इसी में हम लोग देखेंगे कि नोड्स या नोडल प्लेन्स जो है वो कहाँ कहाँ है, ठीक है। और फिर थोड़ा सा ये जो हमारा लास्ट मॉडल जिसपे ये सब बेस्ड है ना, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, उस पर बेस्ड कुछ एक पॉइंट्स, ठीक है। तो फिर हमारा फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि हमने लास्ट क्लास में वो सब कर ही लिया है ना, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। तो देखो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स में एस जो होता है, एस का क्या होता है हमारा, स्फेरिकल, है ना, स्फेरिकल होता है। सर आपका वीडियो नहीं दिख नहीं दिख रहा है, रहा है। दिख रहा है। अच्छा, हाँ सर अब दिख रहा आ रहा है, ओके। तो देखो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स में एस का हमारा क्या होता है, स्फेरिकल, ठीक है, ठीक। तो इसमें तो ये कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। तो देखो स्फीयर में कोई भी ऐसा प्लेन नहीं हो सकता है ना इसमें कि जहां से वो पास हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए एस के जो नोडल प्लेन्स होते हैं ना, नोडल प्लेन क्या होते हैं, जीरो, ठीक है ना। हमने लिखा भी था कि नोडल प्लेन इक्वल टू क्या होता है, एल, और एस का एल जीरो ही होता है, तो इसलिए इसके नोडल प्लेन्स भी क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। फिर अब जैसे क्या होता है, जैसे 1s है मान लो, ये 1s है, अब मान लो 2s है, तो इसमें नोडल प्लेन तो नहीं होता लेकिन रेडियल नोड, है ना, या नोडल पॉइंट्स, ठीक है, तो वो होते हैं। तो जैसे 2s जो होता है, तो 2s में क्या होता है कि एक रेडियल नोड होता है, मतलब ऐसा डिस्टेंस होता है फ्रॉम द न्यूक्लियस कि वहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होती है, जीरो होती है, उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाती है ना। तो इस टाइप मान लो जैसे ये जो ये है यहाँ पे जीरो हुई और फिर उसके बाद फिर से कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी, तो बीच में एक क्या आ गया, ये रेडियल नोड, ये जो बीच वाले ये जो ब्लैक ब्लैक है, अब यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन इतने उस पे पूरे स्फीयर में यहाँ नहीं मिलेगा, इसके पहले भी मिलेगा, इसके बाद में भी मिलेगा, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। इसका साथ में चलो हम एक आध के 1s 2s और 2p के, है ना, रेडियल प्रोबेबिलिटी ग्राफ्स भी बनाते, ठीक है। तो यदि इधर हम जैसे डिस्टेंस लें, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, और रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है 4πr² साई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमको ये बताता है कि न्यूक्लियस से किस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन के रहने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कि जैसे कि मान लो, है ना, यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो एक पर्टिकुलर डी डिस्टेंस पर, है ना, इलेक्ट्रॉन रहने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, एक्स वाई जेड ये प्लेन में। अब इसी की पूरे सब जगह निकालेंगे तो इसी का इधर प्रोजेक्शन बनाते हैं, है ना, और इससे फिर फाइंड आउट करते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर सभी जगह पर पूरे 3D में उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम रेडियल प्रोबेबिलिटी ना। रेडियल प्रोबेबिलिटी मतलब किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एक स्मॉल डिस्टेंस लिया, है ना, कि जैसे ये डी और फिर उसके आगे मतलब या ये मान लो आर, है ना, या मान लो डी है और उसके आगे स्मॉल डी, है ना, ठीक है। तो ये आर ले लो, है ना, आर और ये डी आर, मतलब ये छोटे से पॉइंट इतने से इतने के बीच में रहने की प्रोबेबिलिटी इसकी क्या है ना, ये निकालने को बोलते हैं हम रेडियल प्रोबेबिलिटी। हमारे लिए सिर्फ इतना भी काफी है कि किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर,
है ना, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन के रहने की। तो अब यदि हम 1s के लिए ये ग्राफ बनाए, ये कभी कभी ये ग्राफ पूछ सकते हैं, तो इनकी क्या होती है, पास में रहने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है, बट इसकी जीरो कहीं पे भी नहीं होती, इसीलिए इसमें नोड नहीं आता एक भी, है ना। 1s जो होगा इसमें रेडियल नोड भी जीरो होता है, एंगुलर नोड भी जीरो होता है ना, और ये हम रेडियल का बता रहे, तो एक भी जगह पर ये इधर जीरो लाइन को टच नहीं करेगा, ठीक है। तो ये 1s का ग्राफ गया। अब यदि यही ग्राफ हम 2s के लिए बनाए, है ना, ठीक है, 2s के लिए बनाए, तो 2s के लिए क्या होता है, इसकी भी शुरू में काफी होती है प्रोबेबिलिटी, लेकिन फिर एक जगह आके जीरो हो जाती है, ठीक है, और फिर उसके बाद वापस से बढ़ती ऐसा, है ना। तो इस ढंग से इसका होता है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, जीरो, ये वाला पॉइंट, ये जो ये हम बता रहे हैं यहाँ पे जीरो हो गई, फिर उसके बाद वापस से इसकी क्या हुई, फिर से बढ़ी, है ना। और 2p का, है ना, यदि हम ग्राफ बनाए तो देखो ये क्या होता है, ये जो p वाले होते हैं इनके एकदम पास में रहने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, तो ये ग्राफ इनके इधर से चालू होते हैं, ऐसा इस ढंग से आता है, ठीक है। ये 2p का ग्राफ, है ना। देखो ये s और p, इनके ग्राफ में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि s का ग्राफ शुरू में ऊपर से चालू होगा, p का ग्राफ नीचे से चालू होगा, ठीक है, क्योंकि p वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके न्यूक्लियस के एकदम पास रहने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है, ठीक है, इसलिए उनमें पहले ऐसा आया, फिर बढ़ी और फिर कम होते चली गई डिस्टेंस के साथ साथ, ठीक है। तो ये 2s का, ये 2p का, है ना, और ये 1s का, है ना, ये क्या है, रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व्स, ठीक है। तो ये दो, अब इससे क्या पता चला कि 1s का इलेक्ट्रॉन के सबसे न्यूक्लियस के पास में रहने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है और फिर बाद में बहुत कम हो जाती है, इसलिए सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल आना चाहिए, 1s, ठीक है। अब 2s और 2p में देखो, 2p में यहां बहुत ज्यादा हो गई, है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ गई, लेकिन और 1s में क्या हो गई, पहले जीरो हो गई, लेकिन 1s में वो सॉरी 2s में क्या है, शुरू में ज्यादा है और फिर कम हुई, फिर एक वापस से पीक आया और फिर कम हो गई, है ना। तो इसलिए इसका शुरू में ज्यादा है, इसलिए फिर इसके बाद 2s पहले आएगा और फिर 2p बाद में, ठीक है। ऐसे करके उन्होंने ऐसे सब ग्राफ्स प्लॉट करे और फिर ये अरेंज करा कि किस ऑर्बिटल को हमको कहां पर रखना चाहिए, ठीक है, इस ढंग से हुए। तो आपके लिए ये 3 ग्राफ ही काम के, ठीक है। अब देखो, अब कभी कभार ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी इस टाइप का जरूर से आपको पूछ सकते हैं कि जैसे ऐसा ग्राफ दे दे, है ना, ऐसा एक ग्राफ दे दिया आप, है ना, ये ऐसा ग्राफ दे दिया, ठीक है। अभी लिख देंगे रेडियल प्रोबेबिलिटी, है ना, और इधर डिस्टेंस लिख, ठीक है, या वो 4πr² साई स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ये डिस्टेंस। अब आपसे पूछेंगे कि ये किस ऑर्बिटल का ग्राफ है, ऐसा क्वेश्चन कभी आ सकता है कि ये किस ऑर्बिटल का ग्राफ है। तो देखो आप कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले देखो हमको ये शुरू में ऊपर है, इसका मतलब ये एस का ही होगा, बाकी पी डी एफ सबके शुरू में यहां नीचे से ऐसे स्टार्ट, ठीक है। आपको क्वेश्चन ये इसी के लिए आएगा, ठीक है। तो ये कैसा हुआ, इस टाइप का आया, है ना, कि शुरू में इसका ज्यादा है, इसका मतलब ये ऐसे है। अब ये कौन से इसका है, ये इनसे पता लगेगा, इन नोड से। देखो इसमें कितने नोड आए, 1 2 और ये 3, है ना, कितने नोड आए, 3 नोड्स आए, है ना। अब हमने देखा, देखो 1s वाले में एक भी नोड नहीं आ रहा था, 2s वाले में एक नोड आया, है ना,
3s वाले में कितने आने चाहिए, 2 आने चाहिए, और 4s वाला होगा तो उसमें 3 नोड्स आने चाहिए, है ना, क्योंकि हमारे जो टोटल नोड्स होते हैं, टोटल नोड्स इज इक्वल टू होता है n-1, और s में एंगुलर नोड होते ही नहीं है ना, s डू नॉट हैव एनी एंगुलर नोड, है ना, वो होते ही नहीं है। अब इसके टोटल नोड कितने आ रहे हैं, 1, 2 एंड 3 आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 3 इक्वल टू n-1, तो n इज इक्वल टू 3 + 1 इक्वल टू 4। तो इसका मतलब ये कौन सा होना चाहिए, 4s होना चाहिए। ठीक, देखो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कभी आप, ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बस वो कंसेप्ट हमको ये पता होना चाहिए, है ना। ऐसा 1s में एक भी नोड नहीं आएगा, 2s में एक नोड आएगा, 3s में 2 नोड आएंगे, 4s में 3 नोड्स आएंगे, है ना, 5s में ऐसे, ठीक है, क्योंकि इनमें एंगुलर नोड होते ही नहीं है, तो टोटल नोड इक्वल टू रेडियल नोड ही हुए, और ये हमको रेडियल नोड बता ही रहा है, ठीक है। तो देखो ऐसा पूछ सकते हैं ये ग्राफ देके कि ये किस ऑर्बिटल का ग्राफ है, ठीक, तो ऐसे करके हम इसको निकाल सकते हैं, है ना, ये ध्यान रखना है ना, अच्छा क्वेश्चन हो सकता है ये, ठीक है। और 1s 2s और 2p इन तीनों के ये रेडियल प्रोबेबिलिटी ग्राफ, है ना, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो अब ये ऐसे ऐसे करके इनके हमने क्या निकाले, किस ऑर्बिटल को पहले भरना है, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद हमने क्या निकाले, श्रोडिंगर ने निकाले और हाइजेनबर्ग, है ना, इन लोगों ने ये बताया, ठीक है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से ये पता लगता है, ठीक है। और उसमें जो हमारा साई स्क्वायर होता है ना, मॉड ऑफ साई स्क्वायर, ये बताता है साई को क्या बोलते हैं, साई इज कॉल्ड वेव फंक्शन, साई को बोलते हैं हम वेव फंक्शन, ठीक है। इट हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन की सभी प्रॉपर्टी ये रिप्रेजेंट करता है ये वेव फंक्शन, ठीक है। लेकिन साई का कोई रिलेवेंस नहीं होता, है ना, साई डज नॉट हैव एनी रिलेवेंस, रिलेवेंस किसका होता है, साई स्क्वायर का, ठीक है। दिस साई स्क्वायर शोज, हाँ ये भी नोट कर लेना, ये साई स्क्वायर क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, ना, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, है ना। और वही हमको क्या बता देता है, ऑर्बिटल्स, वो हमको क्या बताता है, ऑर्बिटल्स बताता है, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स हमको ऐसे पता लगता है, ठीक है ना, साई स्क्वायर से हमको क्या पता लग जाते हैं, ऑर्बिटल्स, इसका सॉल्यूशन किए जाते हैं, है ना, वेव पूरी वेव इक्वेशन होती है, इसका सॉल्यूशन किया जाता है, उस सॉल्यूशन से हमको ये पता लग जाता है ना, 1s के लिए, 2s के लिए, 2p के लिए, और तो उससे हमको ये इनके बारे की हर इंफॉर्मेशन पता लग जाती है, ठीक है। यही हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की मेन चीज है ना, कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है उसका क्या होता है, वेव नेचर भी होता है ना, कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रोटेट या व्हेन मतलब इलेक्ट्रॉन जब भी क्या है, मूवमेंट में होता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन मूवमेंट, है ना, इट्स मोशन इज वेव लाइक, उसका मोशन जो होता है, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेव लाइक मोशन, ठीक है। तो उसका क्या होता है, वेव फंक्शन होता है, उस वेव फंक्शन को क्या बोलते हैं, साई, ठीक है। और मॉड ऑफ साई स्क्वायर क्या बताता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। और इन वेव फंक्शंस के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, इसलिए बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना, ठीक है। जितने सॉल्यूशंस होंगे उतने ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। उनमें से जो मतलब परमिसिबल सॉल्यूशंस है वो सब क्या हो जाएंगे, हमारे एक एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और वही ऑर्बिटल्स ये सब हम बताते हैं ना, 1s 2s 2p, है ना। तो ये है ना, ज्यादा हमको इसका बहुत डीप में साई के सॉल्यूशंस नहीं करने हमें, ठीक है, उसके आउटकम्स से हमको मतलब है, इतना हमको साई के बारे में पता हो तो ठीक है ना। अब ये जो साई होता है ना, ये जो वेव फंक्शन होता है, ठीक है। अब ये वेव फंक्शन के भी 2 पार्ट होते हैं, दिस वेव फंक्शन हैज 2 पार्ट, है ना, वन इज कॉल्ड रेडियल वेव फंक्शन, है ना, अनदर इज कॉल्ड
एंगुलर वेव फंक्शन ना, रेडियल वेव फंक्शन एंड एंगुलर वेव फंक्शन ना, इस साई के दो पार्ट होते हैं, ठीक है, रेडियल एंड एंगुलर पार्ट, ठीक है। थोड़ा सा ये भी आप लोग नोट करना कि द वेव फंक्शन हैज टू पार्ट, रेडियल एंड एंगुलर। रेडियल मेनली किससे रिलेटेड होता है, पर्टिकुलर डिस्टेंस से, है ना, कि रेडियल प्रोबेबिलिटी हमको बताती है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन की रहने की क्या प्रोबेबिलिटी, और एंगुलर पार्ट उसको 3D बना देता है ना, कि अलग अलग प्लेन्स में उसी डिस्टेंस में अलग अलग प्लेन्स पे रहने की क्या प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो एंगुलर पार्ट उसको हमको 3D में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो रेडियल पार्ट है ना रिलेट्स विद द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, एंड एंगुलर पार्ट is from the angular part related with planes, different planes, है ना, उससे रिलेट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे हाँ कि रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन shows probability of finding electron, probability of finding electron from the nucleus at a particular distance, किसी डिस्टेंस पर, है ना, probability of finding electron around nucleus, है ना, for some distance, है ना, किसी डिस्टेंस पर, and angular part shows the probability of finding electron in different planes, है ना। एंगुलर पार्ट किससे रिलेट करता है, अलग अलग प्लेन्स से, ठीक है। और रेडियल पार्ट सिर्फ एक डिस्टेंस का बताता है कि मान लो यहाँ न्यूक्लियस है तो इस डिस्टेंस पे क्या प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये r डिस्टेंस पर, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी, ठीक। और एंगुलर पार्ट क्या बताएगा, उसका अलग अलग प्लेन्स में, है ना, सेम डिस्टेंस हो भले ही मगर अलग अलग प्लेन्स में, तो मतलब एक तरह से एंगुलर पार्ट 3D से रिलेटेड है, तो इसको ऐसे भी लिख देते, रेडियल पार्ट को कैपिटल R से, है ना, है ना, और एंगुलर पार्ट को A से, साई R ऐसे कर देते। बस अब देखो, अब एक और काम की चीज है जो कभी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं, कि जो रेडियल पार्ट होता है ना, तो हाँ, रेडियल पार्ट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजमिथल क्वांटम नंबर, एन और एल पर डिपेंड करता है, ठीक है। रेडियल पार्ट या रेडियल वेव फंक्शन डिपेंड्स ऑन एन एंड एल, और जो एंगुलर पार्ट है ना, इसको कई बार हम थीटा से भी लिख देते हैं, क्योंकि अलग अलग एंगल, देखो अलग अलग प्लेन में मतलब क्या हुआ, एंगल चेंज हो गया, ये डिस्टेंस है न्यूक्लियस से ये, है ना, अब अलग अलग एंगल्स पे, अलग अलग प्लेन में अलग अलग एंगल पे क्या वो रहेगा, ठीक है। तो उसको थीटा भी लिख देते हैं कई बार, है ना, एंगुलर पार्ट को आप ए भी लिख सकते हो। तो वो किस पे डिपेंड करता है, एल और एम एल पर, मीन्स एजमिथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, है ना। तो वेव फंक्शन जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, रेडियल वो पर्टिकुलर डिस्टेंस से रिलेटेड है, और एंगुलर जो अलग अलग एंगल्स पर, एक प्लेन में अलग अलग एंगल्स पे, फिर दूसरे प्लेन, है ना, तो वो उससे रिलेटेड है, ठीक। तो वो डिपेंड किस पे करता है, एल और एम एल, है ना। एम एल ही हमारा ऑर्बिटल से रिलेटेड है ना, और ऑर्बिटल 3D होते हैं, है ना, ठीक है। और एन को तो हम शेल बोलते हैं या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, एल सब शेल से रिलेटेड है, ठीक है। और एम एल जो होता है वो ऑर्बिटल से रिलेटेड होता है, ठीक। तो जो एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन डिपेंड्स ऑन एल एंड एम एल, ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड azimuthal quantum number, and radial part depends on principal quantum number and azimuthal quantum, ठीक है। ऐसे, है ना, इतना चीज हमारे लिए सफिशिएंट है इसके बारे में।
अब हमारे अब शेप पर वापस से आते हैं ना। अभी शेप से थोड़ा सा हम इधर डाइवर्ट हो गए थे कि ये शेप या ये सब कैसे बनाए होंगे उन्होंने, ये ग्राफिकल उससे कि 1s को ही 2s के पहले क्यों रखा है ना, 2s को 2p के पहले क्यों रखा, ये इस ग्राफ से हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो s का क्या होता है स्फेरिकल। ठीक है, फिर p का, तो p के क्या होते हैं डम्बेल। पी के कैसे होते हैं डम्बेल। ठीक है, अब p में कितने होते हैं px py pz ना, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। जो px होता है वो x एक्सिस पर लाई करता है, px है ना। प्लस एंड माइनस शोज साइन ऑफ वेव फंक्शन है ना, ये वेव फंक्शन के साइन है। ठीक है, ये मैथमेटिकल इससे कुछ वो नहीं है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस पर है तो पी एक्स हो गया, पी वाई जो होगा वो वाई एक्सिस पर होगा। सेम शेप होता है, लाई ऑन वाई एक्सिस, वेव फंक्शन है ना। ठीक है, प्लस माइनस, और जो पी जेड है वो हमारा जेड एक्सिस पर करता है, बीच में न्यूक्लियस ऐसा। ठीक है, तो पी एक्स पी वाई पी जेड है ना। मैक्सिमम, जैसे आपको कभी पूछे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ पी एक्स ऑर्बिटल, तो आपका आंसर क्या आएगा ऑन एक्स एक्सिस। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ पी एक्स ऑर्बिटल इज अलोंग या ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे सबसे मैक्सिमम इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक, पी वाई की वाई एक्सिस, पी जेड की जेड एक्सिस, या ऑल 3 की पूछे तो अलोंग द एक्सिस है ना। पी ऑर्बिटल लाई अलोंग द एक्सिस, ये एक्सिस एक्सिस पर होता है। ठीक, अब पी जो होते हैं इनमें 1 एंगुलर नोड होता है ना। हमने पता है एंगुलर नोड या नोडल प्लेन इक्वल टू क्या होता है एल के बराबर होता है, और पी का एल क्या होता है 1 होता है। तो इन सभी में क्या होता है एक एक एंगुलर नोड होता है। अब वो एंगुलर नोड कहां से पास होगा, अब ये पी एक्स है तो पी एक्स के लिए ये वाई और जेड एक्सिस जो है पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस है ना, ये इसके लिए नोडल प्लेन होगा, क्योंकि पी एक्स का इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहां मिलेंगे है ना। ठीक है, ये वाई जेड एक्सिस पर बिल्कुल भी नहीं होगा इसका इलेक्ट्रॉन, पी वाई का एक्जेड प्लेन में नहीं होगा। ठीक है, और पी जेड का एक्स वाई प्लेन में नहीं होगा। ठीक है, तो हाँ अब ऐसे लिख लो कि नोडल प्लेन फॉर पी एक्स, पी एक्स के लिए नोडल की प्लेन क्या होगा वाई जेड एक्सिस, सॉरी वाई जेड प्लेन है ना। वाई जेड प्लेन में पी एक्स का इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं सकता। ठीक, जो कि कहां से पास हो न्यूक्लियस से पास हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस पे होता ही नहीं है। ठीक, फिर है ना ये नोडल प्लेन है, नोडल प्लेन फॉर पी एक्स, नोडल प्लेन फॉर पी वाई इज XZ plane passing through the nucleus, and nodal plane for PZ XY plane passing through the nucleus. ठीक है, तो these are the nodal planes. तो ये आपको पूछ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना, PZ PY PX। ठीक है, जो PX है तो बाकी के दोनों कोऑर्डिनेट क्या बचे YZ, तो YZ प्लेन है ना। और हमको पता है इधर इधर तो है इसके इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस में है नहीं, तो ये YZ प्लेन कहां से पास हो न्यूक्लियस से पास हो, वो वाला। ठीक, तो देखो ये हो गए हमारे px, तीनों px ऑर्बिटल एक्सिस पर लाई करते हैं, तीनों में एक एक नोडल प्लेन होते हैं। रेडियल नोड तो फिर उससे आएगा कि 1p तो होता ही नहीं है, 2p 3p 4p 5p किसका है उससे पता चलेंगे रेडियल, और टोटल नोड पता चलते हैं n-1 से, या रेडियल और एंगुलर को जोड़ दो
है ना। तो उसके लिए तो हमको ये भी पता होना चाहिए कौन से पी का है, तो उससे फिर रेडियल नोड पर n माइनस एल माइनस 1। अब डी ऑर्बिटल्स, है ना, अच्छे से आया समझ में पी का। अब डी ऑर्बिटल्स, तो जो डी होते हैं, है ना, डी में क्या होगा, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। डी का एल क्या होता है 2 ना, एल फॉर डी इज 2, तो इसमें एम एल क्या हो जाएगा, L2 होगा। तो एम एल क्या होगा इसका, -2 से लेके +2 तक। तो कितनी वैल्यूज आई, 5 डिफरेंट वैल्यूज। इट मींस डी हैज 5 ऑर्बिटल्स। डी के क्या होंगे, 5 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। इट्स नेम इज dxy, dyz, dxz, ये तीन। देखो अब ये तीन क्या होते हैं, और दीज 3 लाई बिटवीन द एक्सिस। अभी हम बनाते भी हैं, लेकिन आप ये सब अलग से भी नोट कर लो, बिटवीन द एक्सिस, है ना, ये तीनों बिटवीन द एक्सिस होते हैं, ठीक। और दो जो होते हैं, dx² माइनस y² एंड dz², ये होते हैं along the axis, along the axis, ठीक है। मतलब ये एक्सिस के ऊपर लाई करते, ठीक, और ये एक्सिस के बीच में लाई करते, ठीक है ना। वैसे इनके लिए एक और टर्म है, हम आगे जब और पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वगैरह, उनमें यूज करेंगे। इन तीनों को कॉमनली बोलते हैं T2G, और इन दोनों को कॉमनली बोलते हैं EG। वैसे ये टर्म अभी ध्यान रखना, ठीक है। कोई अभी मतलब ध्यान भी नहीं रखोगे कोई बात, ठीक है ना, वो हम कोऑर्डिनेशन करेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। इन तीनों को कॉमनली एक नया नाम दिया, क्योंकि तीनों बिटवीन द एक्सिस हैं, तो इसके जैसे दो पार्ट हो गए, ये और ये, है ना। तो T2G और EG। वैसे पांचों की एनर्जी क्या होगी, है ना, नॉर्मली एक एटम के अंदर पांचों की एनर्जी सेम होती है। ये पांचों कैसे होते हैं, डी जनरेटेड, ठीक है। जैसे ये तीनों भी कैसे होते हैं, डी जनरेटेड, सेम एनर्जी वाले। अब इनके हम शेप बनाते हैं, ठीक। तो जो हमारा dxy, dyz और dxz, इनके तीनों के शेप बिल्कुल एक ही जैसे होते हैं, है ना। इनके वैसे शेप्स को क्या बोलते हैं, डी ऑर्बिटल के कॉमनली हम बोलते हैं डबल डम्बेल, डबल डम्बेल। कॉमनली इन सभी के डबल डम्बेल बोलते हैं। अब जैसे dxy, तो dxy जो होता है ये xy प्लेन, है ना, दिस इज xy प्लेन। अब इस xy प्लेन में बिटवीन द xy प्लेन होता है ये, ऐसे होते हैं, ठीक है। दीज लाई बिटवीन द एक्सिस, और इनकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां हुई, ये वाले पॉइंट पे, ये 45 डिग्री इलेक्ट्रॉन, है ना, ऑफ dxy ऑर्बिटल इज 45 डिग्री फ्रॉम x एंड y एक्सिस। वो क्या होती है, 45 डिग्री होती है x y एक्सिस, ठीक है। अब देखो सेम ऐसे ही होता है, जैसे yz का बनाना है, तो yz का क्या हो जाएगा, बस ये यहां पर ये कोऑर्डिनेट बदल दो, एक तरफ y कर दो, एक तरफ z कर, ठीक है। तो ये ऐसे yz हो जाएगा, dyz। dxz क्या हो जाएगा, x और z कोऑर्डिनेट के बीच में, ना, जैसे मान लो ये x है और ये z है, तो इनके बीच में हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग dyz इलेक्ट्रॉन is 45 degree from y and z axis, 45 degree from y and z axis, and dxz is 45 degree from x and z axis,
है ना, इनकी क्या हो जाएगी 45 डिग्री फ्रॉम जो भी है ना, एक जेड है तो एक्स और जेड एक्सिस से 45 डिग्री है ना, वाई जेड है तो वाई जेड से 45 डिग्री पर हो जाएगी, ठीक है ना। और इनके नोडल प्लेन्स क्या होंगे, जैसे डी एक्स जेड है तो डी एक्स जेड का नोडल प्लेन होगा वाई एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस, ये वाई जेड प्लेन ये एक्स जेड प्लेन, ठीक है। तो नोडल प्लेन्स, हाँ इनका ऐसे नोडल प्लेन भी लिख लो, नोडल प्लेन है ना। तो डी एक्स जेड का होगा yz and xz plane passing through न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस से पास होने वाले yz और xz पे, किसके लिए dxz के लिए। अब dyz के लिए हो जाएगा है ना xy एंड xz प्लेन। देखो जो कोऑर्डिनेट इसमें नहीं है उसके साथ वाले प्लेन, है ना, इसमें x कोऑर्डिनेट नहीं है तो xy और yz प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस, ठीक है, वो इसके लिए क्या हो जाएंगे नोडल प्लेन हो जाएंगे। और डी एक्स वाई के लिए क्या हो जाएंगे, अब जेड एक्सिस नहीं है तो एक्स जेड एंड वाई जेड हो जाएंगे ना, एक्स जेड और वाई जेड हो जाएंगे, ठीक है। ये इसमें एक गलत क्या हमने वाई जेड और एक्स वाई होगा इसमें ना, डी एक्स जेड का वाई जेड और एक्स वाई प्लेन, क्योंकि दोनों में वाई आना चाहिए जो इसमें नहीं, ठीक है। अब इसमें जेड नहीं है तो एक्स जेड एंड वाई जेड प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस। तो देखो ये इन तीनों के लिए क्या हो गए नोडल प्लेन्स, ठीक है। डी वाई जेड के लिए एक्स वाई और एक्स जेड, डी एक्स वाई के लिए एक्स जेड और वाई जेड, डी एक्स जेड के लिए वाई जेड एंड एक्स वाई, है ना। जो कोऑर्डिनेट नहीं है वो वाला लेके दोनों के साथ वो वाले प्लेन, ये इनके लिए क्या हो जाएंगे नोडल प्लेन। मतलब इनमें इनके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मिलेंगे ही नहीं, है? इनमें इनके इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है ये अलोंग द एक्सिस होता है, अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस ना, ऐसा होता है एक्स और वाई एक्सिस है। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होता है वो एक्स और वाई एक्सिस पर है ना लाई करता है, ठीक है। तो इनकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होती है ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, है ना, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगी एक्स एंड वाई एक्सिस, है ना, इन दो एक्सिस पे मिलेगा इसके लिए। और इनका नोडल प्लेन क्या होगा ये 45 डिग्री, है ना। कौन कौन से प्लेन हो जाएंगे एक्स जेड और वाई जेड प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस फ्रॉम 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस, हाँ ऐसा लिखो नोडल प्लेन, नोडल प्लेन फॉर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो कौन कौन से होंगे एक्स जेड एंड वाई जेड प्लेन, एक्स जेड एंड वाई जेड प्लेन, है ना, पासिंग 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस ना थ्रू न्यूक्लियस, थ्रू न्यूक्लियस, है ना। देखो ये वाले ये इनमें
है ना, यहां पर क्या होंगे इनके इलेक्ट्रॉन्स, ये यहां पर इधर नहीं होंगे, ये 45 डिग्री पर इनके इलेक्ट्रॉन नहीं, ठीक है ना, तो ये और ये प्लेन, ठीक है, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए ये हो जाते, ठीक, और डी जेड स्क्वायर के लिए, तो डी जेड स्क्वायर जो होता है ना, तो ये जेड एक्सिस पर इसका एक लोब होता है और एक्स वाई प्लेन पर एक ऐसा स्फेरिकल रिंग होती है ना, ये जेड एक्सिस हो गया, ये वाला, इस पर तो ऐसे लोब होते हैं ना, और एक्स वाई प्लेन पर है ना क्या होता है, एक स्फेरिकल रिंग होती है, ऐसी 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 पूरी ऐसी मोटी सी, ऐसे अब ऐसे फेंकते हैं ना वाली, ऐसी इस टाइप की ऐसी रिंग है, ठीक है, और उसमें इधर और इधर वो लोब है, ठीक है, ये रिंग के बीच में जगह है, ये खाली जगह, ठीक है, तो इनके जो नोड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऐसे कोनिकल नोड्स होते हैं इस टाइप, इसके ऊपर ऊपर नहीं मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और ये न्यूक्लियस से लेके ऐसे कोनिकल नोड्स, तो डी जेड स्क्वायर हैज कोनिकल नोड्स ना, इनके क्या होते हैं, कोनिकल नोड्स होते हैं, और इनकी प्रोबेबिलिटी कहाँ होती है इलेक्ट्रॉन की, जेड एक्सिस पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, और एक्स वाई प्लेन में एक स्फेरिकल रिंग में, ठीक है, वहां इसकी क्या होती है फाइंडिंग, मतलब इनकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, और इट्स नोड हैज कोनिकल नोड्स, ऐसे ये कोनिकल नोड्स होते हैं इसमें, ठीक है, इस टाइप से, ये जो यहां से ऐसे है ना, ये ऐसा, और ये इसके बीच, क्योंकि ये बीच से न्यूक्लियस से चालू है, कोन का जो वो है ना पॉइंट है, वो कहां पर है, न्यूक्लियस पर है, ठीक है, ऐसे है ना, जो वर्टेक्स है वो न्यूक्लियस पर, ठीक, तो ऐसे इनके क्या हो जाते हैं, नोडल प्लेन्स हो जाते हैं, इट हैज कोनिकल नोड्स, है ना, ऐसे, ऐसा कोई एक प्लेन नहीं हो, है ना, इस टाइप का है, ठीक, आए समझ में, आया अच्छे से, आया समझ में ये एटॉमिक स्ट्रक्चर, हाँ सर। है ना, तो एक बार रिवाइज भी हो गया, हमने जो